हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी टीचर हरजीत और आज हम करेंगे नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. It has been observed that if we collect information about people's characteristics from a large sample and examine the pattern of distribution as shown in the figure 3.1, we find that a large majority of people fall in the middle range while a small proportion lies in extreme category. तो इसमें बताया जा रहा है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, मतलब ऐसे रिसर्च किए गए बहुत सारे या सर्वे किए गए बहुत सारे, उसमें ऑब्जर्व किया गया दैट इफ़ वी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें अबाउट पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, फ्रॉम अ लार्ज सैम्पल, बड़े सैम्पल में बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर अगर ये एक्सपेरिमेंट किया जाए, एंड एग्ज़ामिन द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और एग्ज़ामिन किया जाए पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, कि अगर इसमें क्या पैटर्न पाया जा रहा है. जैसे किसी की हाइट के ऊपर कोई पैटर्न नोटिस किया गया तो उसमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं. तो ये जो फिगर आपको दे रखा है शोन इन 3.1, तो आप देखो वहाँ पे 3 चीज़ें बताई गई हैं हमको: डाफ, एवरेज हाइट और वेरी टॉल. तो इसमें ये देखा गया कि जो बोने लोग होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स कम होती हैं. आप खुद देख सकते हो, अपने आसपास देख सकते हो या किधर भी देख सकते हो कि बोने लोगों की संख्या बहुत कम होती है, नंबर में बहुत कम होते हैं. और जो बहुत टॉल होते हैं वो भी कम होते हैं. और लोगों की हाइट जो होती है वो एवरेज होती है. नॉर्मल जितनी हाइट होती है वो हर हर किसी में आपको लोगों को दिखेगी उनकी हाइट. आपके आसपास भी आप ये चीज़ देख सकते हो कि बौने लोग बहुत कम होते हैं, लंबे लोग बहुत, खली जैसे लंबे लोग बहुत कम होते हैं, और हर इंसान की ऑलमोस्ट एवरेज हाइट वाले हमको दिखते हैं. वी फाइंड दैट द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल फॉल इन द मिडल रेंज. तो जैसे कि इसमें पिक्चर में दिखाया गया है कि सब मिडल रेंज में फॉल कर रहे हैं. वाइल स्मॉल प्रपोर्शन लाइज इन एक्सट्रीम कैटेगरी. तो एक्सट्रीम कैटेगरी में हो गए आपके डाफ और वेरी टॉल पीपल हो गए, तो ये एक्सट्रीम में आ गए. फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द पीपल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एवरेज. अधिकतर लोग एवरेज की कैटेगरी में फॉल करते हैं. एवरेज हाइट, वेरी फ्यू आर वेरी टॉल एंड वेरी शॉर्ट. कुछ ही लोग होते हैं जो शॉर्ट होते हैं और टॉल होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं. दिस होल्ड ट्रू फॉर मैनी मोर कैरेक्टरिस्टिक्स. ये सिर्फ टॉलनेस के ऊपर नहीं है, ये बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जाता है. एज एग्ज़ाम्पल हम आईक्यू को ले लेते हैं कि आईक्यू में हाई आईक्यू, लो आईक्यू और एवरेज आईक्यू. तो आप नोटिस करोगे लो आईक्यू वाले लोग कम होते हैं और हाई आईक्यू, जिनका आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो भी कम होते हैं. और एवरेज, हर इंसान का आईक्यू एवरेज होता ही होता है, इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस आ गया यहाँ पे, एंड अदर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट. दूसरे जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी आ गए यहाँ पे. The fact that people are different from each other is a very common observation. तो जो सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन किया गया लोगों के बीच में, तो कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या था कि लोग क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से सेम नहीं होते हैं. अब ये डिफरेंस आता कैसे है लोगों के अंदर? द डिफरेंसेस इन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफन consistent and form a stable pattern. Consistent by consistent we mean that people tend to show regularity in their behavior and their pattern of behavior do not change very frequently. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि द डिफरेंसेस इन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे हमारी इंटेलिजेंस होती है, हमारी लर्निंग होती है, रीजनिंग होती है, और ऑफन कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंस होती है, उसको जल्दी हटाया नहीं जा सकता है. अगर आपने जो एक बार सीख लिया उसको आप भूल नहीं सकते हो. अगर आप किसी रास्ते पर कहीं कई बार गए हो तो आप उसको भूल नहीं सकते हो, क्योंकि हमारी मेमोरी में कंसिस्टेंसी होती है एंड फॉर्म अ स्टेबल पैटर्न. और अगर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आई हैव अ डॉग. तो हम
एक ही रोड को फॉलो करते हैं और मेरे डॉग को वो रोड याद है। सिमिलरली हमको भी जहाँ से हम जाते हैं तो वो रोड हमें याद रह जाता है और वो हमारे माइंड से निकालना ईजी नहीं होता है। सिमिलरली जो चीज़ हमने एक बार समझ ली, जैसे आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, तो एक बार अगर आप उस कॉन्सेप्ट को कंसिस्टेंसी से समझ जाते हो, मेहनत करके समझ जाते हो और एक्सप्लेनेशन को समझते हो अच्छे तरीके से, तो एक स्टेबल पैटर्न आपके माइंड में बैठ जाता है। अब कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या है? वी मीन दैट पीपल टेंड टू शो रेगुलरिटी इन दियर बिहेवियर। मतलब किसी भी पैटर्न को अगर कोई रेगुलर तरीके से करता है एंड दियर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर डू नॉट चेंज वेरी फ्रीक्वेंटली, तो उनके पैटर्न ऑफ बिहेवियर फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते हैं। दिस कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी इन बिहेवियर इज़, जैसे ब्रश करना, मॉर्निंग में हम ब्रश करते हैं तो हमें आदत पड़ जाती है ब्रश करने की, और सुबह उठते ही हम सबसे पहले ब्रश करने जाते हैं, फिर फ्रेश होने जाते हैं, मुंह धोने जाते हैं, तो एक कंसिस्टेंसी बन जाती है। और अगर जिस दिन हम ये काम नहीं करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये हमारा एक बिहेवियर पैटर्न बन चुका है। दिस कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी इन बिहेवियर इज़ यूनिक टू एवरी पर्सन। तो किसी भी पर्सन के अंदर किसी भी तरीके का बिहेवियर हो सकता है, जो बिहेवियर उसने बहुत बार दोहराया होगा वो उसके बिहेवियर पैटर्न का हिस्सा बन चुका होगा। और इसी तरीके से हमारी हैबिट्स भी बनती हैं। जिस काम को हम बार बार करते हैं वो हमारी हैबिट्स का हिस्सा बन जाता है। पीपल डेवलप दियर यूनिक ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर ड्यू टू दियर जेनेटिक मेकअप एंड द एनवायरनमेंट इन विच दे आर ब्रॉट अप। इसके बारे में मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट होते ही बता दिया था। सबसे पहले मैंने आपको जेनेटिक्स के बारे में बताया था कि जेनेटिक्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। और जेनेटिक्स जो जीन्स होते हैं उसमें जो डीएनए होते हैं वो कोडेड होते हैं। उस कोड डीएनए की वजह से जो बेबी पैदा होता है उसको मैसेज मिलता है, उसको ट्रेट्स मिलते हैं अपने पेरेंट्स से। वो अपने माता पिता से भी कैरेक्टरिस्टिक्स उठाता है, अपने फादर से भी मदर से भी उठाता है, फादर से भी उठाता है, रिलेटिव से भी उठाता है, दादा दादी से भी कैरेक्टरिस्टिक्स उठाता है। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। किसी का बच्चा क्रिएटिव होता है, किसी का बच्चा लॉजिकल होता है। तो इस तरीके के एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे के अंदर आती हैं जो जेनेटिक्स होती हैं। और यस, जो स्ट्रेस होता है वो भी पास होता है बच्चे में, हैप्पीनेस जो होती है वो भी पास होती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो स्त्री गर्भवती होती है उसको गर्भ धारण करने टाइम अच्छी बातें सोचनी चाहिए, पूजा पाठ करते रहना चाहिए। जितना अच्छा माइंड एक प्रेग्नेंट लेडी का होता है उतना ही स्वस्थ बच्चा पैदा होता है। तो यहाँ पर जेनेटिक्स के बारे में आप प्लीज़ पढ़ लेना, नहीं तो मेरा ऊपर वाला वीडियो दोबारा सुन लेना, जेनेटिक्स को अच्छे से समझ लेना। मेरे वीडियो से समझ में नहीं आता है तो आप दूसरों के वीडियो देखकर जेनेटिक्स को समझने की कोशिश करो कि क्यों इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजी में जेनेटिक्स को समझना। Once we know these differences systematically, we can utilize the capabilities of people effectively for their healthy development। एक बार जब हमें ये पता चल जाती है, जैसे हमें जेनेटिक्स के बारे में पता चला कि ये कोड होते हैं जो बच्चे के सेल के अंदर जाते हैं और उस सेल से बच्चा डेवलप करता है, रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है, बच्चे का पूरा डेवलपमेंट शुरू होता है। तो अगर हमें ये बात पता चल गई तो हमें पता है कि एक प्रेग्नेंट लेडी का स्वस्थ होना कितना ज़रूरी है। तो जब वो स्वस्थ रहेगी, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी जो हमारी सरकार है वो इतने काम करती है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, उनके लिए फ्री दवाइयाँ दे रही है, फ्री मील्स दे रही हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर बच्चा स्वस्थ होगा तो स्वस्थ बच्चा हमारे देश के लिए अच्छे काम करेगा। और अगर बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे तो गवर्नमेंट को और दवाइयाँ प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट इतने फ्री दवाइयाँ देती है, प्रेग्नेंट लेडी की तरफ इतना ध्यान दे रही है। तो लेट्स जस्ट मूव हियर अगेन कि वंस वी नो दीज डिफरेंसेस, जब हमें ये डिफरेंसेस पता चल जाएं
कि ये डिफरेंसेस जेनेटिकली हैं या एनवायरमेंटली हैं। अब एनवायरमेंटली का मतलब जो हम लोग हैं वो हमारे एनवायरनमेंट से भी बहुत ज़्यादा सीखते हैं। एनवायरनमेंट में क्या आता है, आपके माता पिता कैसे बात करते हैं, आपकी सोसाइटी में लोग कैसे बात करते हैं, आप स्कूल में आपके टीचर्स कैसे बात करते हैं, आपके पीयर्स कैसे बात करते हैं, ये सारा एनवायरनमेंट होता है। टीवी पे आप किस तरीके के प्रोग्राम्स देखते हो, आजकल रील्स का इतना ट्रेंड है, किस तरीके के रील्स आप देख रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती हैं। और जब ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं तो सिस्टमेटिक तरीके से जिस तरीके की इंसान की पर्सनालिटी है उस तरीके से उसको यूटिलाइज़ किया जाता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो टेस्ट करवाती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के, फिर जैसी उनकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनके अकॉर्डिंग उनको डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं। अगर किसी को इशू है, जैसे हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें और डेवलपमेंट के बारे में पता चल जाता है, मान लो माता पिता को कोई इशू है या बीमारी है, तो वो बीमारी बच्चे को भी पास ऑन हो सकती है, तो उन चीज़ों का पता लगने पर उनकी रोकथाम पहले से की जा सकती है। नोइंग अबाउट द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन नेसेसरी इन ऑर्डर टू एक्सटेंड सपोर्ट एंड यूटिलाइज हिज और हर पोटेंशियल टू ऑप्टिमल लेवल। अगर हमें पता चल जाए कि बच्चे के मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में या किसी भी इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो हम उसके पोटेंशियल को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, मेरी भाभी हैं, उन्होंने ज़्यादा स्टडी नहीं की है क्योंकि बचपन में ही कुछ रीज़न की वजह से उनकी स्टडी में इशू आ गए थे। नाउ व्हाट आई सी कि उनके अंदर मेहंदी लगाने का बहुत ही अच्छा टैलेंट है, जबकि उन्होंने किसी से वो सीखा नहीं। जब हमने उनको थोड़ा सपोर्ट किया, वो मेहंदी लगाने में इतनी अच्छी हो गई। तो यहाँ पर अगर हमें किसी के टैलेंट के बारे में पता चलता है या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलती हैं, तो उसके डेवलपमेंट पर जोर देना चाहिए ताकि वो इंसान आगे बढ़ सके, उसका पूरा पोटेंशियल बाहर निकल के आ सके। और हर इंडिविजुअल के अंदर ये टैलेंट्स होते हैं, ये छुपी हुई चीज़ें होती हैं जिसको निखारना बहुत ज़रूरी होता है। तो साइकोलॉजिस्ट का भी काम यही होता है कि किसी भी इंसान के अंदर ये देखना कि उसमें क्या टैलेंट है, क्या चीज़ें हैं, ताकि उनको आगे बढ़ाया जा सके। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑकर ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये मैंने बता ही दिया है आपको कि जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस किसी के अंदर आते हैं वो जेनेटिक्स की वजह से आते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से आते हैं। व्हेन वी इनहेरिटेड सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स थ्रू जेनेटिक्स कोड। जेनेटिक्स कोड के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि क्या होते हैं ये जेनेटिक कोड। मदर सेल और फादर सेल जब से एक नया सेल क्रिएट होता है, तो वहाँ से उस बेबी सेल को जेनेटिक कोड मिलता है। उस जेनेटिक कोड से वो बच्चा डेवलप होता है, उसमें अपने पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं और उनके पुरखों की भी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, और बच्चा अपने एनवायरनमेंट से भी बहुत कुछ सीखता है। The phenotype or the experience expressed form of our characteristics depend on contribution of the socio-culture environment। अब जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी डिपेंड करती है हमारे सोशल कल्चर एनवायरनमेंट में, कि किस तरीके के एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं। अब मान लो कोई बच्चा है, वो गांव के एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो उसका जो बोलने का तरीका, चलने का तरीका, वो गांव में जैसे बोला जाता है उस तरीके से होगा। और जो शहर में बच्चा रह रहा है तो उसका बात करना, बोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। तो आप इस चीज़ों से अनुमान लगा सकते हैं, इन दो एग्जाम्पल से अनुमान लगा सकते हैं कि एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी होता है किसी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स को उभारने के लिए। आगे देखते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई वी आर नॉट exactly like our parents and our parents not exactly like our grandparents। अब इन बातों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली जो हम लोग होते हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होते, क्योंकि हमें हमारे दोनों पेरेंट्स से जीन्स मिलते हैं, जेनेटिक्स मिलते हैं।
तो दोनों पेरेंट्स से मिलने की वजह से हम एग्जैक्ट उनकी रिप्लिका नहीं होते हैं, उनके डुप्लीकेट नहीं होते हैं, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं उनसे। और क्योंकि एनवायरनमेंट से हम किस तरीके की चीज़ें उठा रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं या पॉजिटिव ले रहे हैं, जैसे एक घर में पैदा होने वाले दो बच्चे भी बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग होते हैं, उनकी समझने की क्षमता भी अलग होती है। कुछ बच्चे होशियार होते हैं घर में, कुछ बच्चे होशियार नहीं होते हैं। तो ये हमारे साथ ही नहीं, हमारे पेरेंट्स के साथ भी होता है। वो अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होते हैं, आपके दादा दादी जैसे नहीं होते हैं, वो भी एक अलग कल्चर और टाइम में पले बड़े होते हैं, तो वो चीज़ें उनके अंदर वहाँ से आती हैं। वी डू शेयर सिमिलैरिटीज़ विथ आवर पेरेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनी फिजिकल एट्रीब्यूट लाइक हाइट, कलर, आईज शेप्स, शेप ऑफ नोज़ एक्सेट्रा। ये मैं बता चुकी हूँ कि हमारे अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होते हैं, जैसे हमारी आँख, नाक, कान, मुंह सब हमारे रिलेटिव से मिलता है, पेरेंट्स से मिलता है। तो आप ये चेक कर सकते हो जाके कि आपके ईयर लोब्स किसकी तरह हैं, आपका नोज़ किसकी तरह है, आपके लिप्स किसकी तरह हैं, आपके दांत किसकी तरह हैं। वी ऑल्सो ये हो गया। वी ऑल्सो इनहेरिटेड सर्टन कॉग्निटिव इमोशंस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स from our parents like intellectual competency, love for support, क्रिएटिविटी एक्सेट्रा। इसके अलावा जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कॉग्निटिव, कुछ बच्चों के जो पेरेंट्स जो होते हैं उनमें हाइपर एक्टिविटी होती है, उनको पता ही नहीं होता है, तो उनके बच्चे भी जो होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं। ये चीज़ मेरी फैमिली में थी। मेरी कज़न जो थी वो हाइपर एक्टिव थी, तो उसका बेबी भी हाइपर एक्टिव था और उसको पता नहीं था कि बचपन में वो भी हाइपर एक्टिव थी। कॉग्निटिव एबिलिटी, सीखने समझने की क्षमता जैसे पेरेंट्स की होती है, कई बार बच्चों में भी वो चीज़ें आती हैं। अगर पेरेंट्स बहुत इमोशनल होते हैं तो वो चीज़ बच्चे के अंदर भी आ जाती है, बच्चा भी हाईली इमोशनल हो सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी पेरेंट्स से मिलती है। इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज भी मिलती है, लव, सपोर्ट, क्रिएटिविटी, लॉजिकल और क्रिएटिविटी, ये भी पेरेंट्स से आता है। हाउएवर आवर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप largely by the support from the environment which we inherited। इसके अलावा जो बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सिर्फ माता पिता से ही नहीं, एनवायरनमेंट से भी डेवलप होती हैं। आसपास में जैसे हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारा स्कूल होता है, हमारे दोस्त होते हैं, वहाँ से भी हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। द एनवायरनमेंट is responsible as how we are read, the kind of atmosphere at house, whether it is liberal or strict, the type of education that we get, what we learn from people around us, books, culture, practices, peers, teachers and media, all these aspects refer to environment which help in developing our पोटेंशियल। तो मैंने ये बता ही दिया कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या आता है। हमारे एनवायरनमेंट में कि हम लिबरल हैं, हमें आज़ादी मिली हुई है घर में, या स्ट्रिक्टनेस है, इसका इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर पड़ता है। क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट है तो सोच दबी हुई हो जाती है हमारी। अगर जैसे गांव में आज भी बहुत सारी बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता है, स्ट्रिक्टनेस मतलब रखी जाती है थोड़ी बच्चियों के ऊपर। शहरों में बच्चियों को पढ़ाया जाता है, उनको भी लड़कों के समान स्कूल में भेजा जाता है। अगर लिबरल सोच अगर रखी जाए तो बच्चों को, दोनों बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। टाइप ऑफ एजुकेशन दैट वी गेट, किस तरीके की एजुकेशन हमको मिल रही है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। वॉट वी लर्न फ्रॉम पीपल, हम लोगों से क्या सीख रहे हैं, जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं हम उसको किस तरीके से कैच कर रहे हैं, वो भी हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा हो जाता है। किस तरीके की बुक्स हम पढ़ रहे हैं। सिर्फ अगर आप सोच रहे हो कि आप ये वाली बुक्स पढ़ के आपकी नॉलेज गेन हो जाएगी, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको अलग अलग तरीके की बुक्स को रीड करना चाहिए। अगर आपने सोचा है कि आपको आगे जाके साइकोलॉजिस्ट बनना है तो इन बुक्स से काम नहीं चलेगा। रीड मोर एंड मोर बुक्स, जितनी बुक्स आप रीड कर सकते हो। कल्चरल प्रैक्टिसेस, जिस तरीके का रिलीजन हम फॉलो करते हैं, जिस तरीके के रिचुअल कल्चर हम फॉलो करते हैं, वो भी हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालता है। हमारे जैसे फ्रेंड्स होते हैं,
बोला जाता है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर आपने कोई ऐसा फ्रेंड बना लिया आपकी लाइफ में जो सही नहीं है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक सही नहीं है, तो आप भी उसके जैसे होने लगोगे अगर आप उसके साथ रहोगे। तो हमेशा अपना पीयर ग्रुप भी सोच समझ के चुनना चाहिए। जिस तरीके के टीचर्स होते हैं, स्ट्रिक्ट टीचर होगा तो वो असर पड़ेगा, आज़ाद ख्याल वाला टीचर होगा, समझाने वाला टीचर होगा तो उसका असर होगा। मीडिया में आप क्या देख रहे हो, सोशल मीडिया में किस तरीके की चीज़ें आप देख रहे हो, वो आपकी पर्सनालिटी पर असर डालेगा। ऑल दीज एस्पेक्ट्स रेफर टू एनवायरनमेंट, ये सब एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है, विच हेल्प इन डेवलपमेंट आर पोटेंशियल। तो ये हमारे पोटेंशियल को बढ़ाता है। जैसे कोई बच्चा है यूट्यूब पर अच्छी चीज़ें देख रहा है, कोई टैलेंट मतलब मान लो पेंटिंग सीख रहा है, तो देख देख के वो बच्चा पेंटिंग सीख जाएगा। कोई बच्चा है वो कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दे रहा है, तो वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर देगा। तो आज हम अपने एनवायरनमेंट में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये चैप्टर आई है सबका यहीं पर। हाँ, थोड़ा और है, इसको और ले लेते हैं। एनवायरनमेंट बाय प्रोवाइडिंग मॉडल्स एंड अदर अपॉर्चुनिटी। हमारा जो एनवायरनमेंट है हमको मॉडल्स प्रोवाइड करवाता है और अपॉर्चुनिटी देता है। यहाँ पे ये मॉडल क्या है, मॉडल का मतलब ये है कि जब हम देखते हैं कि कोई इंसान सक्सेसफुल हो रहा है, अब उस इंसान ने सक्सेस के लिए क्या किया होगा, वो उसको हम अपना मॉडल बनाकर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम अपने अंदर ले सकते हैं। और जब हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर सिस्टमेटिकली वर्क करते हैं तो एक दिन हम भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इट्स मीन अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो उस इंसान को मॉडल करना शुरू करो, उसके बारे में सोचना शुरू करो कि इसने सक्सेस कैसे हासिल की। जैसे APJ अब्दुल कलाम थे, जैसे रतन टाटा हैं। तो अगर आपको लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है तो थिंक अबाउट रतन टाटा। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो सोचो सचिन कैसे खेलता होगा, कैसे उसने इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की। तो जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं उसको एज अ मॉडल अपने दिमाग में बिठाना शुरू कीजिए और उसके बारे में जानना शुरू कीजिए कि उन्होंने ऐसा अपनी लाइफ में क्या किया है। एनवायरनमेंट हमको दूसरी भी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, जैसे यूट्यूब मान लो, जैसे यही चीज़ मान लो मैं आपके लिए भी यहाँ पे वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ, तो आप कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है साइकोलॉजी के बारे में डिटेल में पढ़ने की। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है हमको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। हेल्प अस डेवलप मैनी ट्रेड्स एंड स्किल्स। हमारा एनवायरनमेंट हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है और स्किल सिखाता है अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो। आर इनहेरिटेंस अलोन कैन नॉट डिसाइड वॉट वी बिकम बट आर एनवायरनमेंट ऑल्सो कंट्रीब्यूट। जो हमारा इनहेरिटेंस होता है, मतलब माता पिता से जो मिला है, रिलेटिव से मिला है, वो अकेले डिसाइड नहीं करता कि हम क्या बनेंगे, बल्कि एनवायरनमेंट का भी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा होता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग अगर कॉमर्स ले रहे हैं तो बच्चे उनको देखकर बोलते हैं हाँ हम भी कॉमर्स लेंगे, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि क्या वो कॉमर्स की पढ़ाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो साइंस की पढ़ाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन बिना सोचे समझे क्योंकि उसका फ्रेंड वो चीज़ ले रहा है तो वो बच्चा भी वो चीज़ ले लेता है, बट ऐसा करना नहीं होता है। यू हैव टू चेक कि आप क्या कर सकते हैं आगे और आपको क्या बनना है। We know the example of Dr. Bhimrao Ambedkar, who was born in very poor family. I think आपको यहाँ पे भीमराव अंबेडकर के ऊपर बनी हुई मूवी को ज़रूर देखना चाहिए। मैंने भी देखी है, मूवी इज़ रियली फैंटास्टिक। वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि उन्होंने कैसे संघर्ष करके अपनी लाइफ को इतना चेंज कर दिया और हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा। विद द राइट एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट बिकम अ ग्रेट लॉयर। और अच्छी एजुकेशन से वो लॉयर बने, उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। द लेटेस्ट एंड द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल वुड बी ऑफ आर फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और APJ अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल आपके पास है ही, इनकी भी ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ें। जितनी बायोग्राफी आप पढ़ोगे महान लोगों की, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को मॉडल करना इजी हो जाएगा।
यू कैन ऑल्सो रिमेंबर मैनी सच एग्जाम्पल, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इस दुनिया में मिल जाएंगे। जैसे रतन टाटा जी हो गए, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, एक बिजनेसमैन बनना है आपको, और एक बिजनेसमैन की सोच लेकर आनी है, तो लर्न अबाउट रतन टाटा, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में जानने की कोशिश करो, उनकी कंपनीज के बारे में जानने की कोशिश करो। नाउ यू नो दैट आर जेनेटिक कोड्स vary at the same time. Surrounding environment also differs from person to person. It sets limits for defines a range by offering different opportunities. अब आपको पता है कि हमारा environment और हमारे genetics हमारी personality को बनाने में बहुत बड़ा योगदान देता है, और जिस तरीके की हम अपनी पर्सनालिटी बना देते हैं उसी तरीके से हमें समाज में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। दैट इज़ वाई द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। इसीलिए हमारे जो पैटर्न्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, दूसरे लोगों से अलग होते हैं। तो ऊपर जब हमने पढ़ा था तो वो इंट्रोडक्शन, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि हम दूसरों से अलग क्यों होते हैं। तो सिंपली दूसरों से अलग होने का रीज़न क्या होता है कि हमारे जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, और दूसरी चीज़ हमारा एनवायरनमेंट एक दूसरे से अलग होता है। और जिस बच्चे को मान लो किसी दो बच्चे को अगर सेम एनवायरनमेंट मिला है, सेम पढ़ाई मिली है, सेम चीज़ें मिली है, फिर भी वो उस एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें लेता है, उसका परसेप्शन किस तरीके का है बच्चे का, उस हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी बनेगी। इट मेक्स अस थिंक वाई वी आर सिमिलर इन सर्टेन वेज एंड डिफरेंट इन अदर। तो ये हमें समझ में आ गया कि कैसे हम सिमिलर हैं लोगों के साथ। जैसे इमोशनल वाइज हम कई बार सिमिलर होते हैं। अगर किसी के घर में डेथ हो गई है तो हमें पता है कि वो डेथ का पेन कितना ज़्यादा होता है, तो उस फीलिंग को हम समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो इन सर्टेन वे कुछ फीलिंग्स में हम सेम होते हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, और कुछ चीज़ों में हम डिफरेंट होते हैं। तो आई गेस अब आपका ये ख़त्म हो चुका है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के लिए यू हैव टू वेट। आई विल ट्राई कि मैं जल्दी डालूँ। थैंक यू सो मच, आप मुझे इतने सारे कमेंट्स कर रहे हो। मुझे खुशी है कि आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हो, एंड आई वांट कि अगर आपको कुछ भी इशू है, कुछ भी चीज़ें हैं, आप लिखते रहिए, धीरे धीरे मैं उन पर काम करती रहूँगी। जो भी चीज़ें आपने मुझे बोली हैं वहाँ पे लिख के, मैं डेफिनेटली सारी चीज़ें पोस्ट करने वाली हूँ। एंड फॉर नाउ थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।